ये हमारे अकाउंटिंग की बुक का सेकंड चैप्टर है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसका अभी हम सेकंड लेक्चर दे रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने ट्रांजैक्शन की और इसकी इंट्रोडक्शन की बात की थी। अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन का टॉपिक करेंगे। हमारे आज के टॉपिक में अकाउंटिंग इक्वेशन के इंट्रोडक्शन, इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन और उसके बाद चैप्टर की 4 इलस्ट्रेशंस हैं जिसको हम करेंगे। अगर आप ये टॉपिक समझ लेते हैं तो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन और उससे जुड़े जितने भी ट्रांजैक्शंस आपके पास आ जाएं तो आप उनको अकाउंटिंग इक्वेशन में सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करते हैं। द अकाउंटिंग इक्वेशन, थ्री बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। हमारे अकाउंटिंग में तीन जो है बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, वो होते हैं एसेट्स, लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट रिप्रेजेंट थिंग्स ऑफ वैल्यू दैट बिजनेस ओन्स। एसेट हमारा बिजनेस जो भी ओन करता है, जिसकी वैल्यू होती है, जिससे हम बेनिफिट ले सकते हैं, वो सब कुछ एसेट कहलाता है। लायबिलिटीज क्या है? लायबिलिटीज आर द क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स ऑन द बिजनेस एसेट्स। अब बिजनेस के जो ओन करता है बिजनेस, वो खुद ही कहीं से पैदा तो नहीं होते ना, कोई आपको फराहम करता है, कहीं से आप उधार लेते हैं। अब लायबिलिटीज वो होती हैं जो आप एक्सटर्नल पार्टीज होती हैं। फॉर एग्जांपल, बैंक लोन है आपका, आपका कोई क्रेडिटर है, किसी भी तरह की उधार है आपने लिया हुआ है, तो वो लायबिलिटीज कहलाती हैं। लेकिन उसके बाद ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी वो होती है कि इज द क्लेम ऑफ द ओनर अगेंस्ट दोज एसेट। बिजनेस का जो ओनर होता है ना, उसका जो क्लेम होता है, जो उसने फंड्स फराहम किए होते हैं बिजनेस को, उसको हम ओनर इक्विटी कहते हैं। उसको हम लायबिलिटी नहीं कह सकते क्योंकि वो एक इंटरनल लायबिलिटी है, एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं है। हर एक्सटर्नल लायबिलिटी को हम लायबिलिटी कहते हैं और जो ओनर्स हमें फराहम करता है उसको हम कैपिटल या फिर इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं। अब ये है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। कैसे? टोटल क्लेम्स अगेंस्ट एसेट्स आर इक्वल टू द टोटल एसेट्स। अब बिजनेस जो ओन करता है वो खुद से तो पैदा नहीं कर रहा, अब उसे कोई फराहम कर रहा है। अब हमने पहले ही देख लिया कि दो जगहों से हम फंड्स को ले सकते हैं, एसेट्स को लोग हमें फराहम कर सकते हैं। एक है लायबिलिटीज़, जो हमारे एक्सटर्नल पार्टीज़ होती हैं, जो हमें अपने एसेट्स फराहम करती हैं, और एक होती है ओनर, जो हमारा कैपिटल फराहम करता है, कैपिटल की शक्ल में ओनर, जो हमारी इंटरनल लायबिलिटी होती है। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारे एसेट्स हैं और उन पर जो क्लेम्स हैं जिन लोगों के, जिन्होंने हमें वो पैसे दिए हुए हैं, जो वो ओन करते हैं, वो इक्वल है हमारे टोटल एसेट्स के। टोटल क्लेम्स अगेंस्ट दोज एसेट्स आर इक्वल टू द टोटल एसेट। यहाँ से हमारी ये इक्वेशन आती है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। अब इस इक्वेशन की क्लियर अंडरस्टैंडिंग भी इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको कितनी तरहों से समझ सकते हैं? हम इसको समझ सकते हैं, रिसोर्सेज इज इक्वल टू सोर्सेज, सॉरी ये सोर्सेज है, सोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज इज इक्वल टू सोर्सेज। अब एसेट्स हमारे रिसोर्सेज हैं, एसेट हमारे बिजनेस के रिसोर्सेज हैं, एसेट हमारे बिजनेस के रिसोर्सेज हैं। अब जो रिसोर्सेज हैं उनके कुछ सोर्सेज होते हैं, मतलब जिनके क्लेम्स हैं हमारे रिसोर्सेज पर, वो कौन है? लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी। लायबिलिटीज हमें उधार फराहम करते हैं और ओनर हमें कैपिटल देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि रिसोर्सेज इज इक्वल टू सोर्सेज। और एक और हम डेफिनेशन बना सकते हैं, हमने बोला था कि टोटल क्लेम्स अगेंस्ट एसेट्स आर इक्वल टू द टोटल एसेट्स, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू क्लेम अगेंस्ट दोज एसेट्स। ठीक है। द अगली है द एक्सप्रेशन ऑफ द, हमारी जो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, द एक्सप्रेशन ऑफ द इक्वालिटी ऑफ एन एंटिटीज एसेट्स विद द क्लेम अगेंस्ट देम इज रेफर्ड टू एज द अकाउंटिंग इक्वेशन। बिल्कुल, कि हमारी जो एक्सप्रेशन हमें ये कहती है कि एसेट जो हमारे हैं वो इक्वल हैं, हमारे के इक्वल हैं वो, जो हमें वो एसेट्स फराहम कर रहे हैं जिनके उन एसेट्स पर क्लेम है। तो एसेट्स इज इक्वल टू क्लेम्स अगेंस्ट दोज एसेट्स। और अब इसके बाद आपने एक बात याद रखनी है अकाउंटिंग इक्वेशन करते हुए, कि टू साइड्स ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन विल ऑलवेज बी इक्वल। चाहे आपकी कितनी ही ट्रांजैक्शंस हो जाए, चाहे आपका बिजनेस कितना ही बड़ा हो जाए, आपकी टू साइड्स ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा से इक्वल होंगी। फॉर एग्जांपल, एसेट चाहे कोई भी हो, चाहे हम कितनी भी ट्रांजैक्शन कर लें, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी ही होगा, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। अब हमने वादा किया था कि हम 4 इलस्ट्रेशंस करेंगे। अब हम वो 4 इलस्ट्रेशन करेंगे। अगर आपने ये चारों इलस्ट्रेशन समझ ली तो आपके अकाउंटिंग इक्वेशन के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे और ये आपका चैप्टर नंबर 2 के इलस्ट्रेशंस हो जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी क्वेश्चंस करेंगे। चलिए हम अभी इलस्ट्रेशंस पे,
ये हमारी पहली इलस्ट्रेशन है हमारे सेकंड लेक्चर की। ये है, इसमें आपको ये बताना है कि हर ट्रांजैक्शन को आप अकाउंटिंग इक्वेशन में उसका इफेक्ट बताना है कि क्या इफेक्ट होगा, और इसमें आपको कुछ बातें भी पता चलेंगी कि हर ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल होती है। अब क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमें एक बात याद रखनी है कि अगर एसेट बढ़ेंगे, एसेट वाली साइड बढ़ेगी, तो लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी वाली साइड भी बढ़ेगी। अगर एसेट्स डिक्रीज होंगे तो राइट हैंड साइड जो लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी की है वो भी डिक्रीज होगी। अब एसेट्स कैसे बढ़ सकते हैं? एसेट कैसे बढ़ेंगे? जैसे आपको बाहर से किसी ने फंड फराहम किए, वो आपके लायबिलिटीज भी हो सकती हैं, क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं, और ओनर्स इक्विटी मतलब ओनर अपना कैपिटल फराहम करके हमारे एसेट को बढ़ा भी सकता है। अब और किस चीज़ से हमारे एसेट्स बढ़ सकते हैं कि आपने कोई भी सामान बेचा और उससे प्रॉफिट आया। अब वो प्रॉफिट हमारे ओनर्स इक्विटी में कैपिटल में प्लस होगा और कैश में प्लस होगा कि एसेट भी हमारा बढ़ा है और कैपिटल भी हमारा बढ़ेगा। इसके अलावा हमारा जो एसेट्स अब कम कब होंगे, एसेट्स कब कम होंगे हमारे, कि हमारे यहाँ कोई आग लग जाती है, हमारे किसी सामान में, किसी फर्नीचर में, किसी भी बिल्डिंग में हमारे आग लग गई, तो वो हमारा एसेट्स कम हो गया। और हम जब एक तरफ से एसेट कम होगा तो हम दूसरी तरफ से भी ओनर्स इक्विटी मतलब कैपिटल को हम कम कर देंगे। इसके अलावा हमने सामान बेचा और हमें लॉस हो गया, मतलब हमारा एसेट जो गुड्स थे थोड़े कम हो गए, जो हमें लॉस हुआ वो हम एसेट साइड से भी डिक्रीज करेंगे और हम कैपिटल साइड से भी डिक्रीज करेंगे। अब एक ट्रांजैक्शंस ऐसे भी हो सकती हैं कि उसमें दोनों साइडों में कोई काम करना पड़े, सिर्फ एक साइड पे काम करना पड़े। वो तब होगा जब हमारे ना एसेट्स ज़्यादा हो रहे होंगे ना हमारे एसेट्स कम हो रहे होंगे, बल्कि हम जो हमारे पास पहले से एसेट पड़ा है तो हम उसी को हम डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप पहली ट्रांजेक्शन देखें, द बिजनेस यूनिट, इलस्ट्रेशन 1 हम शुरू करने वाले हैं। तो पहली ट्रांजैक्शन है, द बिजनेस यूनिट हैज़ बोरोड ₹500,000 फ्रॉम इट्स ओनर, के बिजनेस ने कैश के बिजनेस के ओनर ने हमें 500,000 दिया। तो हम यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन में दो चेंजेस आएंगी, हमारे एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी में दो चेंजेस आएंगी। सबसे पहले कैश जो हमारा एक एसेट है वो बढ़ेगा 500,000 से, और हम दूसरी तरफ देख सकते हैं कि कैपिटल जो कि ओनर्स इक्विटी के अंदर आता है वो बढ़ रहा है 500,000। तो हम देख सकते हैं कि ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये बिल्कुल इक्वल है, 500,000 इज इक्वल टू 500,000 है, और जो अभी हमारे पास कोई लायबिलिटीज नहीं आई तो ये अभी नील रहेगा। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर नवीद परचेज्ड बिल्डिंग फॉर 200,000। चलिए जी, मिस्टर नवीद परचेज अ बिल्डिंग फॉर 200,000। अभी आप देख सकते हैं कि कैश 500,000 था हमारे पास, वो डिवाइड हो गया है बिल्डिंग में और कैश में। जो हमारा कैश था उससे हमने 200,000 माइनस कर लिए और बिल्डिंग को हमने 200,000 दे दिए। तो इसका क्या मतलब हुआ, अभी भी आप इसको प्लस करके देखें तो ये 500,000 ही बन रहा है। नीचे लिखा हुआ है नो चेंज इन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन, हमें राइट साइड पे चेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं। ना ही हमारे एसेट बढ़ रहे हैं ना ही हमारे एसेट कम हो रहे हैं, बल्कि हम एक ही एसेट से दूसरा एसेट खरीद रहे हैं और उतनी ही वैल्यू का खरीद रहे हैं। 500,000 से हमने 200,000 निकाले और उन 200,000 से हमने एक बिल्डिंग खरीद ली। तो ये है हमारी ट्रांजैक्शन। इसमें भी आप देख सकते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल इक्वल है, 300,000 प्लस 200,000 इज इक्वल टू 500,000। Let's go to the next transaction. Next transaction is he purchased furniture for 30,000। अब आप ये बताइए कि क्या हमारे कोई एसेट्स हमें मिल रहे हैं कहीं से, क्या बढ़ रहे हैं हमारे एसेट? नहीं, हमने हमारे पास जो पहले से ही एसेट है हम उससे ही एक दूसरा एसेट खरीद रहे हैं। हमारे पास पहले ही जो 300,000 है उसको हमने 200,000 बना लिया और फर्नीचर को हमने 30,000 ऐड कर दिया, तो बिल्कुल इक्वल हो गई। फिर 270,000 प्लस 200,000 प्लस 30,000, और दूसरी साइड पे हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि कैपिटल हो या फिर लायबिलिटी हो, हमने उन दोनों ने हमें पैसे नहीं दिए हैं तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। अगली ट्रांजैक्शन है he purchased goods for ₹150,000 to stock up the business। ये इंपॉर्टेंट बात है कि उसने परचेज किए गुड्स को 150,000। हम क्या करेंगे, कैश में से
150,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि हम अपने एसेट से ही खरीदेंगे ना गुड्स, तो अपने कैश से 150,000 माइनस कर देंगे और अपने गुड्स को 150,000 प्लस कर देंगे। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि कहीं और से एसेट नहीं आ रहे, कोई हमें एसेट फराहम नहीं कर रहा, बल्कि बिजनेस अपने ही पैसों से, अपने ही एसेट से दूसरा एसेट खरीद रहा है। तो इसमें भी दूसरी साइड पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ना ही कैपिटल ने ओनर ने फराहम किया है और ना ही किसी क्रेडिटर ने फराहम किया है, बल्कि हमारा एसेट ही डिवाइड हो गया है कैश और गुड्स में। हमारी नेक्स्ट अभी भी इसमें देख सकते हैं कि नो चेंज इन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। अब आपको 4 ट्रांजैक्शंस करनी है, तो अभी तक ये तो समझ आ ही गया होगा कि हमारा दूसरी साइड पे जो राइट साइड है वो कब बढ़ता है और कब कम होगा। अब है इंपॉर्टेंट बात, ही सोल्ड गुड्स फॉर ₹60,000 कॉस्टिंग ₹60,000 फॉर 80,000 इन कैश। 60,000 की गुड्स को उसने बेचा और जिसके बदले में उसको 80,000 रुपये मिले फॉर कैश। सबसे पहले तो हम कैश को लिख देंगे 80,000 यहाँ पर। हमारा जो यहाँ पे हमने 80,000 लिख दिया, जो हमारा प्लस होके आ गया 200,000। हम दूसरी तरफ देखेंगे तो हमारा जो सामान था वो कितने का था, 60,000 का। अब हम गुड्स पे आएंगे, हमने सामान बाहर निकाला है, मतलब अब यहाँ से हम गुड्स को माइनस करेंगे, तो 150,000 माइनस 60,000 इज इक्वल टू 90,000। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सामान बेचा है 80,000 का और हमारा सामान था कितने का, बना कितने का था, वो था 60,000 का। अब इसको अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आता है 80,000 माइनस 60,000 इज इक्वल टू 20,000। तो ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, जो हम लिखेंगे ओनर्स की कैपिटल में, ओनर्स की इक्विटी में। और यहाँ पे हम लिख के हम 500,000 को 20,000 से प्लस कर देंगे, जो इसका आंसर आएगा 520,000। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने सामान 80,000 में बेचा तो हमने 80,000 कैश में लिख दिया, सामान हमारा था 60,000 का तो हमने उसको गुड से माइनस कर दिया, और इनके दरमियान का जो फ़र्क था, जो मार्जिन था, जो प्रॉफिट था, उसको हमने कैपिटल में लिख दिया और फिर हम कैपिटल को दोनों को प्लस करके हमारा आंसर 520,000 आ गया। अभी भी आप अकाउंटिंग इक्वेशन को देखेंगे तो 520,000 इक्वल है ये जो हमारे लेफ्ट साइड में जितने भी एसेट्स हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ही परचेज गुड्स फॉर 30,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। क्या मतलब है ट्रांजैक्शन का, कि उस इंसान के ओनर ने परचेज की गुड्स 30,000 की उधार में 30,000 की गुड्स खरीदी। मतलब अभी हम पैसे नहीं दे रहे, तो कैश हमारा नहीं जाएगा, लेकिन तो हम देखते हैं क्या क्या आ रहा है, परचेज गुड्स, मतलब हमारे पास गुड्स आ रही हैं 30,000 की। तो हमारे पास जो गुड्स पहले से पड़ी हुई थी 90,000 की, हमने उसमें 30,000 और ऐड किया और हमने सामान बेचा था क्रेडिट बेसिस पे, सामान परचेज किया था क्रेडिट बेसिस पे, तो हमारे लायबिलिटीज़ भर जाएंगे, हमारे क्रेडिटर्स भर जाएंगे 30,000 से, और हमारे ऐड होके ये अभी भी अगर आप इसको ऐड करेंगे तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल होगी। Let's move to the next transaction. He sold goods rupees 50,000 और इसमें हमने सामान बेचा कितने का, 70,000 का हमने क्रेडिट बेसिस पे बेचा। ये ट्रांजेक्शन मैंने पूरी नहीं लिखी है, लेकिन हमने सामान बेचा है 70,000 का क्रेडिट बेसिस पे और उसकी गुड्स की कॉस्टिंग थी वो थी 50,000। हमने सामान बेचा है क्रेडिट बेसिस पे, तो इसका मतलब हमारे डेटर्स बढ़ जाएंगे। डेटर्स वो होते हैं जिससे हमने पैसे लेने होते हैं और क्रेडिटर्स वो होते हैं जिन्हें हमें पैसे देने होते हैं। तो हमारे डेटर्स बढ़ जाएंगे 70,000 से। हमने सामान बेचा था, वो बेचा है 50,000 का, तो हम उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारा सामान जा रहा है, जो जा रहा होगा उसको हम माइनस करेंगे, जो आ रहा होगा उसको हम प्लस करेंगे। हमारा कैपिटल पे हमने 20,000 क्यों भरा, अब आप ये बताइए। हमने इसी तरह की पहले ट्रांजैक्शन भी की है कि अगर हम सामान ज़्यादा का बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारा 50,000 का सामान था, वो 70,000 में बिका, तो हमारा 20,000 का प्रॉफिट हो गया। और हम प्रॉफिट कहाँ ऐड करेंगे, हमारा एसेट बढ़ रहा है, हम कहाँ ऐड करेंगे, कैपिटल में। हमेशा ये बात रखनी है कि अगर सामान का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो हम कैपिटल में ऐड करेंगे, लॉस होगा तो हम कैपिटल में माइनस करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, क्रेडिटर्स वाज पेड ₹30,000। क्रेडिटर्स वाज पेड ₹30,000। अब क्रेडिटर्स को हमने 30,000 रुपये देने हैं, तो हम कहाँ से देंगे, हम कैश से देंगे। आप देख सकते हैं कि कैश 200,000 से हम 30,000 माइनस कर रहे हैं, जिसका आंसर 170,000 आ रहा है, और यहाँ से हमने क्रेडिटर्स से
उनको हमने 30,000 देने हैं, तो हम यहाँ पे हमारा ये 30,000 भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम पैसे दे रहे हैं। तो हमारा ये जो 30,000 की लायबिलिटी बनती थी वो भी अब ख़त्म हो जाएगी और कैंसिल हो जाएगी, जो अब बाद में आके नील हो जाएगी, और बाकी सारी वैल्यूज़ ऐसी की ऐसी आ जाएंगी। और अगर अभी भी आप इनको प्लस करें तो ये 540,000 ही बनता है, दोनों साइड्स इक्वल है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर ₹40,000। कैश आ रहा है हमारा डेटर से 40,000 रुपये का। तो हम क्या करेंगे, कैश हमारा बढ़ रहा है 40,000 से और डेटर हमारा कम हो रहा है 40,000 से। 40,000 माइनस कर देंगे, कैश में 40,000 प्लस कर देंगे और फिर वैल्यूज सारी की सारी नीचे लिख देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 वर लॉस्ट बाय फायर। सबसे पहले तो गुड्स लॉस्ट हो गई, सबसे पहले गुड्स को तो माइनस कर दो। अब लॉस कहाँ लिखेंगे, क्योंकि हमारे एसेट कम हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, दूसरी साइड पे भी हम कैपिटल को कम करेंगे। यहाँ पे भी हमने 540,000 को 25,000 से लेस कर दिया और नीचे वैल्यू लिख दी और सारी वैल्यू वैसी की वैसी लिख दी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ही पेड सैलरीज एंड टेलीफोन बिल्स ₹7,000। 7,000 की हमने सैलरीज और टेलीफोन बिल्स भरी, तो क्या हो रहा है, हमारा एसेट कम हो रहा है। 200,000 में से हम 7,000 माइनस करेंगे और दूसरी साइड से, जब एक साइड से एसेट माइनस हो रहा है तो दूसरी साइड से हम कैपिटल कम करेंगे 7,000 से और नीचे उसकी वैल्यू लिख देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ही बोरोड मनी फ्रॉम अ बैंक। ही बोरोड मनी फ्रॉम अ बैंक 50,000 रुपीज़। तो हमारा लोन बढ़ा है, हमारा क्रेडिटर बढ़ा है, हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है। तो हम क्या करेंगे, कैश तो हमारे पास आ रहा है 50,000, तो हम क्या करेंगे, लायबिलिटी को भी हम बढ़ा देंगे 50,000 से। तो एक तरफ से एसेट बढ़ा है तो दूसरी तरफ लायबिलिटी बढ़ेगी। तो अगर हम इन सबको इक्वल करेंगे, रिसोर्सेज इक्वल टू रिसोर्सेज, एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज और 558,000 इज इक्वल टू 558,000। तो हम आखिर तक देख सकते हैं कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल इक्वल रही है। अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पर। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में हमें ट्रांजेक्शन्स दी गई हैं और हमने इसे अकाउंटिंग इक्वेशन में सेट करना है। सलमान स्टार्टेड अ बिजनेस विद, अब मैं तेजी से चलूंगा और आपको अब समझ आ जानी चाहिए कि ये सारा काम किस तरह हुआ है। सलमान स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश ₹100,000। 1 जुलाई को जून में हमने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया 100,000 से, कैश हमारा 100,000 पे हो गया और कैपिटल हमारा 100,000 पे हमने बढ़ा दिया। नेक्स्ट है 5 जून में हमने क्या किया, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹4,000। हमारे पास जो एसेट पहले से मौजूद था, हमने उससे एक फर्नीचर खरीदा 4,000। कैश से 4,000 माइनस हो जाएंगे, फर्नीचर में 4,000 प्लस हो जाएंगे। दूसरी साइड पे कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि किसी और ने हमें एसेट नहीं दिया है, बल्कि हमने बिजनेस ने अपने ही एसेट यूज करके दूसरा एसेट बनाया है। और नीचे हम सारी वैल्यूज लिख देंगे। उसके बाद 10 को पेड ट्रांसपोर्टेशन परचेज गुड्स, 6 को परचेज गुड्स फॉर कैश ₹25,000। कैश से 25,000 माइनस हो जाएंगे, गुड्स में 25,000 भर जाएंगे। कोई और हमें एसेट नहीं दे रहा है, तो दूसरी साइड पे कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो सिर्फ यहीं पे चेंजिंग आएगी और हम नीचे वैल्यूज लिख देंगे। नेक्स्ट है पेड ट्रांसपोर्टेशन ऑन गुड्स परचेज ₹1,000। अब एक्सपेंस पेड किया है तो हमारे एसेट कम होगा, 1,000 हमारे कैश से कम हो गया और आप उधर देखेंगे तो हमारे कैपिटल कम हो जाएगा। एक्सपेंस होगा तो हम उसको कैपिटल से भी कम करेंगे, क्योंकि एसेट कम हो रहा है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹50,000 कॉस्टिंग ₹11,000। हमारे पास कैश आ रहा है 15,000 का, हमारी गुड्स कितने की थी, 11,000 की। दोनों का अगर हम डिफरेंस करें तो 4,000 आ रहा है और वो हमारा प्रॉफिट है, तो वो हमारे कैपिटल में ऐड हो जाएगा और हम नीचे सारी वैल्यूज लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस फॉर 15,000। हमने गुड्स परचेज की क्रेडिट बेसिस पे, हमारी गुड्स भर जाएंगी 15,000 से और हमारे क्रेडिटर्स भर जाएंगे 15,000 से। हमारे एसेट बढ़ रहे हैं तो हमारे और उधर से हम लायबिलिटीज को बढ़ा देंगे। हमारी जो नेक्स्ट है वो है सोल्ड गुड्स टू रशीद ऑन क्रेडिट बेसिस फॉर ₹8,000 कॉस्टिंग ₹6,500। हमारे 6,500 की हमारी गुड्स थी जो हमें जा रही हैं, 6,500 माइनस कर देंगे। हमने क्रेडिट पे बेचा है तो हमारे क्या बन जाएंगे, डेटर बन जाएंगे। डेटर को हम प्लस 8,000 से ऐड कर देंगे। कोई हमारा सामान ऐड नहीं हो रहा या फिर लॉस नहीं हो रहा, तो हमारी दूसरी साइड पे कोई चेंजिंग नहीं आएगी, नहीं आएगी चेंजिंग आएगी, सॉरी, जब ये हमारा लॉस हो रहा है, क्योंकि 6,500 की गुड्स थी और हमने 8,000 में बेची, तो हमारा प्रॉफिट होगा, तो 1,500 हमारा प्रॉफिट हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो है रिसीव्ड कैश फ्रॉम राशिद ₹4000। हमारी क्रेडिटर से हमें 4000, हमारे डेटर से हमें 4000 मिला, तो हमारा कैश बढ़ जाएगा, हमारा डेटर 4000 से माइनस हो जाएगा। दूसरी साइड पे कोई चेंज नहीं आएगी क्योंकि ना ही कैश एसेट बढ़ा है ना ही एसेट कम हुआ है, बल्कि इक्वल ही रहा है। सो कैश पेड टू क्रेडिटर्स ₹9000। हमने क्रेडिटर को कैश पे किया, हमारा कैश कम हो जाएगा, उधर से हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी 9000 से। नेक्स्ट है पेड रेंट एंड सैलरीज फॉर द मंथ ₹4000। हमारी एक्सपेंस हो रहे हैं तो हमारा कैश कम होगा और उधर से हमारा कैपिटल कम होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4000, यहाँ से हमारा 4000 कम हुआ, यहाँ पे भी हमारा 4000 कम हुआ, और यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी 106,500 इज इक्वल टू 6000 प्लस 100,500। हमारी जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है वो उसमें हमें ये खाना दिया हुआ है और हमें ये बताना है कि उसकी ट्रांजैक्शन क्या होगी। अब देखें 1 जुलाई में हुआ क्या है। 1 जुलाई में हमारा कैश कम हो रहा है 40,000 से और हमारा गुड्स बढ़ रहे हैं 40,000 से। तो क्या हुआ है, हमने गुड्स खरीदे हैं कैश पर, गुड्स परचेज फॉर कैश। सेकंड, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा कैश बढ़ रहा है 15,000 से, हमारे गुड्स कम हो रहे हैं 11,000 से, और हमारा प्रॉफिट बढ़ा है 4,000 का। मतलब हमने गुड्स बेचे हैं कैश पर और हमारा प्रॉफिट हुआ है 4,000 का। हम देख सकते हैं यहाँ पे गुड्स सोल्ड फॉर 14,000 कॉस्टिंग 11,000। थर्ड में देखते हैं कैश हमारा बढ़ रहा है 15,000 से, गुड्स हमारे कम हो रहे हैं 16,000 से, और कैपिटल हमारा माइनस हो रहा है 2,000 से। मतलब हमारा 2,000 लॉस हुआ है, हमने गुड्स 14,000 में बेचे हैं जो कि 16,000 के थे। हम देख सकते हैं आप यहाँ पे गुड्स सोल्ड, मेरे ख्याल में ये हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, तो गुड्स सोल्ड फॉर ये होगा 14,000 कॉस्टिंग 16,000। 4 जुलाई में हम देखते हैं हमारे कैश माइनस हो रहा है 50,000 से और हमारे लायबिलिटीज़ भी कम हो रही हैं 50,000 से। मतलब हमने अपने क्रेडिटर्स को 50,000 रुपये वापस किए हैं। कैश पेड टू क्रेडिटर्स वो 50,000 रुपीज़। नेक्स्ट हमारे 5 जुलाई में क्या हो रहा है, 100,000 जा रहे हैं बिल्डिंग से और 100,000 जा रहे हैं कैपिटल से। यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो हमारे गुड्स बर्न हो सकते हैं या फिर डेप्रिसिएशन हो सकती है। लेकिन हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन लेते हैं, और बिल्डिंग डेप्रिसिएशन आप अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप ये भी कर सकते हैं बिल्डिंग बर्न बाय इतना या फिर बिल्डिंग डेप्रिशिएटेड बाय 20%, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कोई ऐसा खास हमें नहीं दिया गया है। अगला है हमारा 30,000 गुड्स से कम हो ज़्यादा हो रहा है और क्रेडिटर्स भी बढ़ रहा है, मतलब हमने उधार पे खरीदे हैं गुड्स। तो अब यहाँ पे सोल्यूशन देते हैं गुड्स परचेज फॉर 30,000 इन क्रेडिट बेसिस। सिंपल से आंसर है, देखिए कितने आसान क्वेश्चंस है। आगे हमारे 7 जुलाई पे क्या है, 8,000 हमारा फर्नीचर कम हो रहा है और कैपिटल भी हमारा 8,000 कम हो रहा है। अब यहाँ पे भी आप दो वही बिल्डिंग वाला कर सकते हैं, या तो आप कह सकते हैं कि बर्न हमारी जल गई हैं फायर की वजह से, या फिर थेफ्ट हो गई है, चोरी हो गई है, या फिर आप कह सकते हैं कि फर्नीचर डिप्रिशिएट हो गया है। ये आप पर निर्भर करता है। आगे नेक्स्ट जो हमारी है वो है यहाँ पर कैश हो रहा है कम 5,000 से और यहाँ पे हमारा कैश कम हो रहा है, कैपिटल कम हो रहा है 5,000 से। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, हमारे एक्सपेंसेस हुए होंगे किसी ना किसी तरीके के, कि हमारे एक्सपेंसेस पेड ₹5,000। नेक्स्ट है हमारी जो है उसमें हमने क्या करना है कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन से। हमारी इक्वेशन है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। आगे हमें क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन मार्क 1 पे बना होगा, हमें इक्वेशन को उल्टा करना होगा और हमें दूसरे का आंसर फाइंड करना होगा। हमारे पास एसेट दिए गए हैं 372,000, हमें लायबिलिटीज दी गई हैं 228,000, हमें कैपिटल नहीं दिया गया है। हमारी जो अब इक्वेशन है वो है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब हमें कैपिटल फाइंड करना है तो हम एसेट और लायबिलिटी को उधर ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, और एसेट माइनस लायबिलिटी हो जाएगा जो इक्वल होता है कैपिटल के। तो क्या होगा, 372,000 माइनस 228,000 इज इक्वल टू 144,000 हमारा कैपिटल बन जाएगा। अब जो नेक्स्ट है हमारी वो एसेट, हमें क्वेश्चन मार्क है, मतलब हमें एसेट फाइंड करना है, और इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल दोनों हमें दिया गया है, तो हम बस इन दोनों को प्लस करेंगे और हमारा एसेट आ जाएगा। एसेट इज इक्वल टू 250,000।
आखिरी हमारा जो सी पार्ट है वो है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और इसमें हमें एसेट दिया गया है 820,000, लायबिलिटीज पे हमें क्वेश्चन मार्क है, मतलब हमें लायबिलिटीज फाइंड करनी है, और कैपिटल दिया गया है 380,000। तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन को तब्दील करेंगे, कैपिटल को हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर और बन जाएगा एसेट माइनस कैपिटल और इज इक्वल टू लायबिलिटीज। तो एसेट माइनस कैपिटल कितना हो जाएगा, 820,000 हमारे एसेट है, कैपिटल है हमारा 380,000, इन दोनों को हम माइनस करेंगे और भी इसका जो आंसर आएगा लायबिलिटीज में वो आएगा 440,000। अगर मैंने पूरी कोशिश की है कि हमारे जो पहले चार जो इलस्ट्रेशन है हमारी सेकंड चैप्टर की वो चारों इसमें कवर हो गई है। अगर मैं थोड़ा सा तेज़ बोल रहा हूँ तो आप स्पीड को थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, स्पीड को थोड़ा सा कम कर दीजिएगा 0.5 से, ताकि आपको अगर समझ नहीं आ रही तो आपको अच्छे से समझ आ जाए। थैंक यू सो मच। अगर अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे।